आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम मुलाकात की इस पेशकश में हमारे साथ हैं मुस्लिम प्रोग्रेसिव फंड के अध्यक्ष, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के अध्यक्ष अब्दुल सलाम जौहर। उनसे जानते हैं कि हाल ही में राजस्थान का बजट आया है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या खास रहा, किस तरह का अल्पसंख्यक का बजट रहा, साथ ही केंद्र सरकार ने जो अल्पसंख्यकों के बजट में कटौती की है उसको लेकर उनका क्या कहना है। जानते हैं अल्पसंख्यकों के मुद्दों के बारे में अब्दुल सलाम जौहर साहब से। जी नमस्कार। तस्नीम मुलाकात में आपका स्वागत है। थैंक यू। किस तरह का अल्पसंख्यकों का बजट रहा, केंद्र सरकार का भी राज्य सरकार का भी क्या मिला, किस तरह की कटौतियां केंद्र सरकार ने की, इस पूरे बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो केंद्र सरकार ने तो जो बजट पेश किया है जी, उसके अंदर जो अल्पसंख्यकों के साथ जो उन्होंने बर्ताव या जिस तरह से उन्होंने बजट के अंदर अपना फंड रखा है उसके साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की है। जी, क्योंकि जो पिछला बजट था उस बजट से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बजट के अमाउंट को उन्होंने कम कर दिया, और जो स्कॉलरशिप थी, दूसरा जो बजट था उसके अंदर भी उन्होंने कदम कर कई योजना को तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। तो बहरहाल अब ये जो उनका कहना है कि भाई सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास, तो वो उस चीज़ से शायद वो उनकी कथनी और करनी में साफ अंतर नज़र आ रहा है। तो उस बजट ने मायूस किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, और उनके साथ बल्कि बढ़ाना चाहिए था बजट, और बजट बढ़ाने की जगह उन्होंने कम कर दिया। तो इससे कि मुस्लिम समाज में काफ़ी निराशा है और आक्रोश भी है। लेकिन चलिए, जैसा उनकी, चूँकि वो तो अपने राजनीतिक नफ़ा नुकसान से हर चीज़ को देख रहे हैं, और बजट में भी उन्होंने वही काम किया। राजस्थान के बजट की बात करेंगे। 10 तारीख थी, राजस्थान का बजट आया। अल्पसंख्यकों के लिए क्या खास रहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या सौगातें दी, और किस तरह की आपकी अपेक्षा थी, क्या अपेक्षा पर खरी उतरी कांग्रेस सरकार, यह भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री का ये जो बजट है वो अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो स्वागत योग्य और सराहनीय है जी, और ये बात भी सच है कि ये बजट जो है वो आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड जो है वो कुछ फंड उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। जैसे 25 करोड़ रुपए तो अल्पसंख्यक आयोग को दिए हैं, 25 करोड़ उन्होंने मदरसा बोर्ड को दिए हैं, 25 करोड़ उन्होंने वक्फ बोर्ड के दिए हैं। इसी तरह से उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की उन्होंने अलग अलग जगहों पर घोषणा की है। जयपुर में भी किशनपुर बाज़ार में एक अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की घोषणा की है। इस तरह की घोषणाएं की है जो कि स्वागत योग्य है। लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय, ख़ासतौर पर मुस्लिम समुदाय की जो मांग थी, एक सबसे बड़ी मांग तो ये थी स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप में चूँकि राज्य सरकार को ये देखना चाहिए था, केंद्र सरकार ने भी स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया, उसके बजट ख़त्म कर दिया, जबकि राज्य सरकार पिछले बजट में उसने स्कॉलरशिप के लिए मैट्रिक, प्री मैट्रिक कम मींस जो स्कॉलरशिप थी, इस तरह से और विद्यार्थियों की जो हायर एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, जो राज्य सरकार अपनी तरफ से भी दे रही थी, इस बजट के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप और छात्रवृत्तियों के लिए जो है वो बिल्कुल निराशा लगी, और उसमें कहीं बजट में कोई उल्लेख नहीं है। जबकि उम्मीद ये थी कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने ये बजट से पूर्व ये कहा था कि ये बजट युवाओं के लिए होगा, विद्यार्थियों के लिए होगा, तो अल्पसंख्यक समुदाय के जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, वो इससे बहुत निराश हैं। वो इसलिए निराश हैं कि भाई एक स्कॉलरशिप जो मिलती थी तो ना मैट्रिक, ना प्री मैट्रिक, ना मैट्रिक कम मींस या हायर एजुकेशन, उसके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं दी। एक तो ये मुस्लिम समाज की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जो बजट में जो जवाब होगा, उस जवाब के अंदर मुख्यमंत्री उस चीज़ को घोषणा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मदरसा, जो पैरा टीचर थे, उसका नियमितीकरण की पिछले कई सालों से डिमांड मुस्लिम समुदाय और मांग चल रही थी। इस बजट के अंदर भी पूरी संभावना थी कि उनकी ये मदरसा पैरा टीचर की जो नियमितीकरण है वो कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी निराशा हाथ लगी और उसके मामले में भी कोई नहीं किया। होना ये चाहिए था, ये जो उम्मीद कर रहे थे कि पैरा टीचर की नियुक्ति हो ही नहीं रही थी काफ़ी सालों से। एक तो नियुक्ति भी होंगी
नियुक्ति भर्तियां की जाएंगी और जो पहले की मदरसा पैरा टीचर के जो हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन अफसोस है कि वो नहीं किया गया। हमारी मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय की ये भी मांग, निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि वो अपनी बजट घोषणा के अंदर वो इसका नियमितीकरण करें और नई भर्तियों की घोषणा भी करें। इसी के साथ साथ ये जो हायर एजुकेशन में जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे होते हैं उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। लोन के बारे में भी कोई इस तरह से डिक्लेरेशन नहीं हुआ कि वह आसान और रियायती दरों पे उनको लोन मिल सकें। बैंकों के लिए भी कोई इस तरह की घोषणाएं नहीं हुई कि जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो बाहर शिक्षा लेना चाहते हैं उनको आर्थिक मदद मिल सकें, उसके मामले में भी कोई इस तरह की घोषणा नहीं हुई जिसकी हमें उम्मीद थी। जैसा कि लीग से हट के हम बात करते हैं, पिछले दिनों में आप एक मुहिम भी चला रहे थे, कहने के अल्पसंख्यक हॉस्टल की ज़मीन को लेकर एक विवाद चल रहा था और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। वो ज़मीन अलॉट हुई जगतपुरा में नीले कुंज में, उसके बाद ज़मीन पे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया, काफ़ी इस तरह का मुद्दा चल रहा है। उस मुद्दे की हम बात करेंगे, आखिरकार वो मुद्दा था क्या और किस तरह से वो ज़मीन अलॉट हुई, खारिज हुई, और इसको लेकर क्या आगामी आपकी रणनीति रहेगी? क्या इसमें कोई आंदोलन किया जाएगा या मुख्यमंत्री से मिलकर कोई मांग की जाएगी? और अभी फ़िलहाल में उस मुद्दे में नया क्या चल रहा है? देखिए, जगतपुरा जयपुर नीले कुंज योजना में जेडीए ने एक ज़मीन जो है अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के लिए भूमि आवंटित की थी, जो अल्पसंख्यक विभाग को दी गई थी। अल्पसंख्यक विभाग ने के नाम पट्टा जारी हो गया, पट्टे की रजिस्ट्री करा ली गई और अल्पसंख्यक विभाग ने उसका कब्जा भी ले लिया। 8 करोड़ का बजट भी टेंडर हो गया। जब काम की शुरुआत हुई तो वहाँ पर अड़चन पैदा हुई और काम रुक गया। बाद में ये मालूम हुआ कि साहब वहाँ पर कोई किसी तरह का एतराज़ आया था और कुछ असामयिक तत्वों ने कुछ एतराज़ किया जिसकी वजह से वो काम रुक गया। बाद में फिर इस सिलसिले से जो है वो मंत्री शालीन धालीवाल से ही मिले गए, मंत्री आपके जो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद जी उनसे ही मिले, इनके अधिकारियों से ही मिले, तो उसमें कई तरह की बातें सामने आई। अब उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए वो छात्रावास था, कोई उसमें अल्पसंख्यक समुदाय में आपके सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम सारे ही हैं, और एक डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट को दे रहा था। और जो अल्पसंख्यक छात्रावास बनेगा वो सरकार की ही प्रॉपर्टी बनती, सरकार की ही रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने वहाँ मुस्तैदी नहीं दिखाई और उसमें शांति धारीवाल जी या उनके डिपार्टमेंट ने कई जो है गंभीर चूकें की। बाद में पता चला कि साहब वो उसका निरस्त कर दिया गया है और उसकी कई तरह की बातें सामने आई। बाद में पता चला कि वहाँ पर साहब बाउंड्री वॉल हो गई है, ट्यूबवेल हो गया है। तो ये जो चीज़ें थी, इससे जब अल्पसंख्यक समुदाय और ख़ासतौर मुस्लिम समुदाय को पता चला तो उसने अपनी बात उठाई, नाराज़गी दिखाई, सरकार तक भी, सीएमओ तक भी बात पहुँचाई। मंत्री शांति धारीवाल जी से अल्पसंख्यक मंत्री जो है शाले मोहम्मद जी से मिले और उसके लिए एक हमने तमाम संगठनों की एक मीटिंग बुलाई जयपुर की और उसकी फिर एक कमेटी बनाई और कमेटी इसमें आगे उन्होंने काम किया। कमेटी जब उन लोगों से मिली तो उन्होंने अपनी कई तरह की हालत और मजबूरी बताई। बहरहाल अब आज का स्टेटस ये है कि वो ज़मीन तो कैंसिल कर दी गई है और दूसरी जगह के बारे में सरकार अपना प्रस्ताव दे रही है। अब हमने उसमें कहा है कि भाई आप, ये अल्पसंख्यक विभाग है और नगरीय विकास विभाग है, ये दोनों का आपसी मामला है। हमारा तो कहना ये है कि अल्पसंख्यक छात्रावास बनना चाहिए, इसका निर्माण होना चाहिए और अच्छी भूमि के ऊपर अच्छी जगह पे बनना चाहिए। अब दोनों विभाग आपस में मिलकर ये तय कर लें कि कौन सी ज़मीन जो है वो उपयुक्त रहेगी। कुछ ज़मीन हमें भी दिखाई गई है, लेकिन सवाल ये है कि एक तो जो ज़मीन अब दी जाए वो अच्छी जगह दी जाए, दूसरी जगह उसमें किसी तरह की भी कोई अड़चन, कोई रुकावट पैदा ना हो। सरकार की नीयत उस ज़मीन को देने तक नहीं, उसके निर्माण कराने की भी होनी चाहिए। उसमें किसी तरह की भी कोई रुकावट, अड़चन हो वो सरकार दूर करे। उसमें एक सवाल भी उठ रहा है, जिस तरह से जयपुर विधानसभाओं की बात करें, सिविल लाइन विधानसभा है, आदर्श नगर विधानसभा है, किशनपोल विधानसभा है और बगरू विधानसभा है। सभी में मुस्लिम वोट और साथ ही अल्पसंख्यक वोट भी हैं
और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों ने वोट देकर उनको जिताया है। 2 एमएलए यहाँ पर मुस्लिम हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से ज़मीन का कैंसिल हो जाना, निरस्त हो जाना और कहीं ना कहीं भूमाफिया का कब्जा करना, तो क्या अल्पसंख्यक वोट देते रहेंगे? उनके विकास की बात क्या ये नेता नहीं करेंगे? पहली बात तो मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा। दूसरा सवाल ये, सरकार जाने वाली है, कब ज़मीन मिलेगी, कब छात्रावास बनेगा? फिर आप बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस रिपीट करेगी, ये भविष्य के गर्त में ये जनता किसको चुनकर भेजती है। तो क्या छात्रावास फिर फाइलों में अटका रहेगा या इसको मूर्त रूप दिया जाएगा? देखिए, आप जो बात उठा रहे हैं बिल्कुल ये सही है और हकीकत ये है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय और ख़ासतौर पे मुस्लिम समुदाय का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उसके साथ में हक और इंसाफ और हिस्सेदारी देना नहीं चाहती। ये जो छात्रावास की भूमि भी है, ये भी सियासत के भेंट चढ़ी है और अफसोस इस बात का है कि उस इलाके की जो एमएलए गंगा देवी है वो भी इसके विरोध में आई, ऐसा हमने सुनने में आया और उसने कुछ लोगों को वहाँ तैयार किया। तो बिना मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। अब चूँकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि सारे संभागीय और मुख्यालयों के अंदर अल्पसंख्यकों का भी छात्रावास बनेगा, उसका इनॉग्रेशन भी किया, उसकी घोषणा भी की। तो ये तो बजट घोषणा है, उनको पूरा करना है। अब अगर सरकार वापस ज़मीन देती है, क्योंकि हमसे शांति धारीवाल जी ने ये कहा कि साहब हम 15 दिन के अंदर अंदर अब इस ज़मीन का जो नई ज़मीन है उसका अलॉटमेंट कर देंगे। 15 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। हाँ, अब चूँकि एक ज़मीन का प्रपोज़ल आया है, वो प्रपोज़ल जो है वो नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जी के आदेश से अल्पसंख्यक विभाग को गया है। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों से हमारी कमेटी मिली है और उनसे हमने बात की है। वो भी उस प्रस्ताव पर गौर करके और एक नई जगह का जो अभी दिखाई गई है, जिसपे मजबूरी ही सही हम लोगों की भी सहमति है, इस बात की सहमति है कि भाई ये जो ज़मीन अब आप बता रहे हैं इसका अलॉटमेंट जल्दी करके और निर्माण शुरू करा दीजिए। अब कमेटी का हमारा इंटरेस्ट ये है कि आप उस पर जो है डिले ना हो। जो आवंटन अब भूमि का वो करने जा रहे हैं, जिसका शांति धारीवाल जी ने कहा है कि हम 15 दिन के अंदर अंदर आवंटन कर देंगे, तो अब हमने शांति धारीवाल जी के साथ साथ आपके मंत्री साले मोहम्मद जी से भी बात कर ली है और वो एक नया आवेदन, एक नया प्रपोज़ल बना के ज़मीन का वापस भेज रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब सरकार इस पर ईमानदारी से काम करेगी, बनवाने की नीयत से काम करेगी। देखिए, अब अगर सरकार की नीयत सही नहीं होगी तो आप ये मानकर चलिए कि अब सियासी नुकसान उठाने के लिए भी वो तैयार रहे। जनता जवाब देगी आगामी चुनाव में। आगे जनता जवाब देगी, ठीक है ना। अब बजट के अंदर, अभी आपने जो मुझसे बात की, बजट के अंदर मुख्यमंत्री को ये चाहिए था कि पिछले दिनों कोविड में जो अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई, बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। उम्मीद ये कर रहे थे हम लोग, या मुस्लिम समाज भी ये सरकार से उम्मीद कर रहा था कि कोई आर्थिक उत्थान के लिए, आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री जी बजट में कोई ऐसा पैकेज या योजना लाएं। ऐसी योजना, एक ऐसा पैकेज डिक्लेयर करेंगे जो रियायती दरों पर और आसानी से एक ऋण की शक्ल में या आर्थिक मदद के रूप में मुस्लिम समुदाय को मिले, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, मजबूत हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह का कोई भी बजट, स्पेशल बजट आर्थिक उत्थान के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए नहीं दिया गया, जबकि दूसरे समाजों को दिया गया है। हमें जो दूसरे समाज को दिया उससे आपत्ति भी नहीं है, हमें नाराज़गी भी नहीं है। जैसे मोटे रूप में गुर्जर समाज के लिए वो देवनारायण, उसके अंदर काफ़ी बहुत बड़े लेवल पर जो बजट रखा गया, और भी समाजों को दिया गया है। तो जो समाज कांग्रेस को वोट देता है, सरकार कांग्रेस की बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान करता है, जिसकी वजह से सरकार बनती है, तो सरकार को चाहिए कि सब समुदाय का ख्याल रखे, लेकिन उस समुदाय का भी ख्याल रखे जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप सरकार बना पाते हैं। अभी भी हमारा यही है कि कोई बात नहीं, अब बजट घोषणा के अंदर आप कम से कम एक ऐसा पैकेज की घोषणा करें, बैंकों को इस तरह की आप योजना लेकर आएँ कि ऋण में उनको रियायती दरों पे आसान तरीके से लोन मिले, ताकि जो बच्चे बाहर जाते हैं उसके बाहर जाने में जो उनको फंड की ज़रूरत होती है, हायर एजुकेशन के लिए, विदेश में जाने के लिए, या आर्थिक स्थिति
मदद के लिए, व्यापार करने के लिए भी उनको एक फ़ंड मिलना चाहिए, वो फंड भी नहीं मिला है। जैसे कि देखो, आपने हॉस्टल के बारे में बताया, पूरा मामला बताया। मैं आशा भी करता हूं कि ये सियासी भेंट दोबारा ना चढ़े और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को छात्रावास का निर्माण, क्योंकि समय कम है, सरकार के पास भी इस चुनावी वर्ष में समय नहीं है। और जिस तरह से आप बजट की घोषणा की बात कर रहे हैं, घोषणा तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी कर दें, लेकिन क्या मूर्त रूप में वापस दे पाएंगे अल्पसंख्यक समाज को, क्योंकि समय कम है। जिस योजना का कल उन्होंने घोषणा की है, क्या अगली बार सरकार आएगी तो हो सकता है वो उनको पालना कर सकें, लेकिन अगली बार अगर मान लो सरकार बदल गई तो क्या उन घोषणाओं का पालना हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं एक सवाल बड़ा हुआ है। जिस तरह से 4 वर्ष गुजरे, अल्पसंख्यक समाज ने एक बेहतरीन वोट कांग्रेस को देकर कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया। जिस तरह से देखा है, सत्ता से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस से नाराज है, कहीं ना कहीं खासी नाराजगियां देखने को मिली है। पिछले दिनों में हवा महल विधानसभा क्षेत्र में भी चल रहा है, लगभग सभी आदर्शनगर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। अल्पसंख्यकों की संख्या बल भी यहाँ जयपुर में सभी विधानसभाओं में एक अपना स्थान रखती है, लेकिन बीजेपी में आप वोट नहीं देंगे जिस तरह से, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में खासकर बात करें मुस्लिम वर्ग की, तो बीजेपी से भी नाराज है, क्योंकि केंद्र में भी कहीं ना कहीं बीजेपी से मुस्लिम समाज कट्टा नजर आ रहा है। तो फिर आप तीसरा किसको चुनेंगे? क्योंकि कारण तो चुनना तो पड़ेगा, या तो आप नोटा की तरफ जाएंगे या फिर आप किसी को वोट देंगे। तो वोट में कांग्रेस ने आपकी वोट देके आपने कांग्रेस को जिताया, उनसे आपको निराशा हाथ लगी, तो अब तीसरे रूप में आप किसको चुनेंगे? इस बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए, अभी तीसरे या चौथे या दूसरे की बात मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल करना बहुत जल्दबाजी होगा। उसकी वजह क्या है कि आपने बीजेपी की बात की। बीजेपी सही मानों में इस इतने बड़े वर्ग के साथ कुछ करना चाहती ही नहीं है। वो सिर्फ कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन क्या ऐसा होता है? आप देखिए, अभी बजट के अंदर भी जो थोड़ा नाम मात्र का बजट भी था, वो भी कम कर दिया गया, वो भी ख़त्म कर दिया, 38% कम कर दिया, स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी। तो सही मानों में उनकी तो नीयत उस समुदाय के साथ इंसाफ करने की या उनको जोड़ने की है ही नहीं। अब बात आती है दूसरी पार्टियों की। राजस्थान में चूँकि बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला मुख्य जो है मुकाबला होता है, तो कांग्रेस चूँकि मुस्लिम की बात सुनती है, ऐसा मुस्लिम को लगता है, इसलिए वो उसको वोट देती है। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय में इस बात की नाराज़गी है कि आप हमारा वोट लेते हैं, हम आपको वोट देते हैं, लेकिन आप सरकार में हमारी हिस्सेदारी नहीं देते, हमारी नियुक्तियों में हिस्सेदारी नहीं देते। ये एक हमारी नाराज़गी है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो समुदाय उनके साथ जुड़कर उनको सपोर्ट करता है, सरकार में हिस्सेदारी और भागीदारी या बैठाने के अंदर अपना योगदान देता है, उनको ये चाहिए कि वो भी उस समुदाय के साथ में न सिर्फ नियुक्तियों में हिस्सेदारी हो, सरकारी महकमों में, सत्ता के अंदर, और उनके आर्थिक विकास में, उनके बच्चों के विकास के अंदर भी वो काम करें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, देखिए अब हालात बदलते जा रहे हैं, पहले जैसे हालत भी अब मुस्लिम समुदाय में नहीं है। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को देखते हैं कि भाई हम आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। तो अब सरकार से हमारी पहले भी ये नाराज़गी थी, जो अभी आपने बात उठाई कि सरकार सिर्फ घोषणा करके ये सोच ले कि इतिश्री हो गया, बात उससे नहीं बनेगी। चूँकि पिछली जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की, वो भी कहीं नहीं हुई पूरी, चाहे स्कॉलरशिप की हो, चाहे वो छात्रवृत्ति की हो, आपकी जो है छात्रावास के सिलसिले से हो, या उर्दू टीचर, उर्दू विषय का एक बहुत बड़ा इशू है जो हर बजट के अंदर सामने आता है। अब इस बजट में ना तो उर्दू टीचरों के बारे में कोई नई नियुक्तियों की भर्तियों की बात की, जो पहले डिक्लेरेशन कर चुका था वो उनकी भर्ती अभी हुई नहीं। उर्दू विषय के सिलसिले से जो सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से जो विद्यालयों में उर्दू पढ़ाई जानी चाहिए थी, आज उसका भी सेटअप सही नहीं है, उसको भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। तृतीय भाषा के रूप में उर्दू विषय के साथ जो है सोतेला व्यवहार हो रहा है। तो ये जो चीज़ हो रही है, चाहे उर्दू विषय के मामले में हो, चाहे स्कॉलरशिप के मामले हो, छात्रावास के मामले में हो, आर्थिक विकास के किसी फंड के पैकेज के मामले में हो, अब अगर दोहरा रवैया या दिखावटी रवैया अगर सरकार या कांग्रेस पार्टी इख्तियार करती है और अपनी बजट घोषणाओं को पूरी तरह ईमानदारी से लागू नहीं कर पाती है, और फिर वो ये उम्मीद करे कि मुस्लिम समुदाय हमें पूरा वोट और सपोर्ट देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। किस तरफ? आखिर मेरा सवाल ये था
कि कांग्रेस सरकार से आप जिस तरह से अगर वो नहीं करती है, पालना नहीं कर पाती है, या वो अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं उनको हल नहीं करा पाती है, तो आपका वोट किस तरफ जाएगा? बीजेपी की तरफ तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी आपके साथ सलूक कर रही है, केंद्र सरकार ने जब हाल ही में बजट में 38% कटौती कर दी, और जिस तरह से देश में अलग अलग बीजेपी की पार्टी के नेताओं के ही बयान आते रहते हैं, अभी हाल ही में रामदेव बाबा जैसे जो बीजेपी समर्थक रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ में कई बार मंच साझा करते हैं, उनका भी एक बयान आया है मुस्लिम समाज के लिए, तो फिर आपका वोट किस तरफ जाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये जो इशू है इस पर विभिन्न जो मुस्लिम सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं वो आपस में बैठकर इस बात के बारे में निर्णय करेंगे समय के ऊपर, जब वक्त उसके मामले में आएगा। क्योंकि ऑप्शन तो मुस्लिम समाज के सामने भी खुला है। अगर कांग्रेस ये मानकर चलती है कि हम मुस्लिम समुदाय के लिए काम तो ना करें या नाम मात्र काम करें और ये वोट तो हमें ही देंगे, ठीक है ना, अब वो बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय अगर संतुष्ट ना हो तो उसके पास में सबसे पहला तो वोट नहीं देने का भी ऑप्शन है। दूसरा ये है कि और दूसरी पार्टियां भी दस्तक दे रही हैं, आप उनको अच्छा कहें या बुरा कहें, आप किसी को बी पार्टी कहें या किसी को सी पार्टी कहें, चाहे ओवैसी की पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी को जो थर्ड फ्रंट हो, लेकिन जब आप किसी समुदाय के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, उसको हक इंसाफ नहीं देंगे, उनको उसकी नहीं सुनेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं नाराज़गी सामने आएगी, और वो नाराज़गी फिर चुनाव में वोटों के वक्त वो सामने आएगी। लिहाजा अभी कोई फैसला लेना वो जल्दबाजी होगा। हाँ, समुदाय फैसला लेगा। समुदाय अब बहुत बारीकी से हर चीज़ को देख रहा है कि कौन हमारे साथ हक इंसाफ करता है, कौन हमारे साथ हिस्सेदारी दे रहा है, कौन हमारे बच्चों का हमारा पूरी तरह से मदद कर रहा है, ईमानदारी से मदद कर रहा है, और जो घोषणा है उसको पूरा कर रहा है। अगर इसमें कांग्रेस पार्टी ईमानदार उतरती है, जो घोषणाएं नहीं की हैं वो बजट घोषणाएं में वो डिक्लेयर करें, तो फिर वो उम्मीद करे कि भाई उसको एक जिस तरह से मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, मैं तो समझता हूँ करीबन जो वोट पड़ता है उसका 99% कांग्रेस को जाता है। अगर वो चाहता है ऐसा वोट पड़े तो उसको अब बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास टाइम कम है। भाई मुस्लिम समुदाय को तो वोट देना है। अब ये फिक्र किसको हो कि हमें वोट चाहिए, हमारे पास टाइम कम हो, ये फिक्र सरकार को होनी चाहिए और पार्टी को होनी चाहिए। तो मुसलमान के पास में ऑप्शन तो खुले हुए हैं, वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। बंधुआ ये नहीं कि साहब उसने ये सोच लिया कि हम तो इसी को देंगे। अगर कांग्रेस किसी तरह से भी मुस्लिम समुदाय के लिए कोई बहुत बड़ी गलतफहमी पाले हुए है कि हम बिना काम किए, बिना बहुत कुछ दिए और सब कुछ हासिल कर लेंगे, मैं समझता हूँ कि इस गलतफहमी से उनको नुकसान होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अब मुस्लिम वर्ग भी समझने लगा है, अल्पसंख्यक वर्ग भी समझने लगा है कि कहीं ना कहीं सरकार को तो काम करना ही पड़ेगा। जिस तरह से आपने बी पार्टी की बात की, बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, राजस्थान में भी चुनावों के लिए उतर ली है। लेकिन कहीं ना आप बात करें पूरे एक उत्तर भारत में, जिस तरह से उन्होंने हैदराबाद में वोट लिया, जिस तरह से उन्होंने यूपी में चुनाव लिया, गुजरात में भी किया, बिहार में भी कुछ सीटें आई, लेकिन वो बाद में जदयू में चले गए। इस तरह की कहीं ना कहीं मुस्लिमों के भरोसे तो चुनाव नहीं जीता जाएगा, ये भी आप मानते हो। और हिंदू वर्ग AIM पार्टी से या अन्य समाज के लोग AIM पार्टी से नहीं जुड़ रहे, तो कहीं ना कहीं वो वोट कट रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो रहा है, यह भी मुस्लिम वर्ग समझता है। लेकिन आगे AIM की रणनीति को क्या बदलाव करना पड़ेगा, इस बारे में हमें बताएं। देखिए, AIM की ओवैसी साहब की क्या रणनीति है वो देखें जी। आम आदमी पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं कि साहब आम आदमी पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से ही सपोर्टेड है, बिल्कुल संघ से ही जुड़े हुए उनका हिस्ट्री रिकॉर्ड बताता है। बिल्कुल वो भी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर बीजेपी को फ़ायदा हो और कांग्रेस को नुकसान हो। लेकिन मुस्लिम समुदाय अब इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता है, ना वो किसी ओवैसी के चक्कर में आना चाहता है, ना किसी आम आदमी पार्टी के या किसी और लोगों के। वो ये देखता है कि अब हमारे लिए अच्छा और भला कौन कर रहा है। अगर बीजेपी अपनी पॉलिसी बदलती है, बीजेपी मुसलमानों के लिए अच्छे से अच्छा करती है, नफ़रत ख़त्म करती है, उनके लिए आर्थिक उत्थान की, ईमानदारी से सबके साथ विश्वास और सबके साथ विकास की अगर बात करती है, तो बीजेपी के बारे में भी मुस्लिम समुदाय सोच ही सकता है। देखिए, मतलब हमें किसी तरह से कोई धार्मिक
बंदिश तो है नहीं। कोई हमें किसी धार्मिक नेता ने तो किसी किताब में तो लिख दे रखा है साहब आप इसी पार्टी को देंगे, इसको नहीं देंगे। आप अगर आप देखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में भी मुस्लिम समुदाय अलग अलग पार्टियों को वोट देता है। कहीं कांग्रेस, जहां उनको ये लगता है कि ये हमारे ज़्यादा बात सुनती है, हमारे साथ हक इंसाफ करती है, इससे हमें ज़्यादा सेफ्टी है, ज़्यादा सुरक्षा है, ज़्यादा हमारी जो है इस बात का इसको एहसास है, वो देता है। तो किसी एक पार्टी से आज मुस्लिम समुदाय बंधा हुआ नहीं है, ना आगे रहेगा। अब बार्गेन पे भी मुस्लिम समुदाय बात करेगा। अब जो पार्टी मुस्लिम समुदाय के लिए ईमानदारी से काम करेगी, हिस्सेदारी देगी, उनके विकास में योगदान देगी, मुस्लिम समुदाय अब उसी तरह से ही बात करेगा और उसी तरह से वो फैसला लेगा। अभी कोई फैसला नहीं है किसी एक पार्टी के लिए कि भाई हम इसको देना है या इसको नहीं देना है। ये तो चुनावों की बात रही। जैसा कि पिछले दिनों में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ और उस वीडियो को अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो वीडियो इस तरह से बोला जा रहा है कि एक संत को इस तरह से शोभा भी नहीं देता, और कहीं ना कहीं जिस तरह से विशेष वर्ग के लिए उन्होंने बोला जो कहीं ना कहीं आहत करने वाला है। लेकिन उसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है, किसी विशेष वर्ग को लेकर किसी ने बड़ा आंदोलन नहीं किया, किसी ने कोई FIR दर्ज नहीं की। कहीं ना कहीं वो मामला दबता नजर आ रहा है। FIR दर्ज हुई, एक व्यक्ति सामने आया जिसने FIR दर्ज की, उसने कहा कि मैंने केस वापस ले लिया, मुझ पर दबाव बना के FIR दर्ज की। तो क्या कारण है कि मुस्लिम वर्ग पर कोई भी बोल जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, जबकि सरकार कांग्रेस की है, उसके बावजूद भी उस वर्ग पर मतलब एक आवाज़ भी नहीं उठती, कोई विरोध प्रदर्शन भी होता? तो क्या मुस्लिम समाज विरोध करना नहीं चाहता? देखिए, हर मामले में आप पर्टिकुलर समुदाय विशेष की बात करें नहीं, उसका कारण समुदाय विशेष की इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए बोला था कि मुस्लिम 5 बार की नमाज पढ़ें और किसी के साथ कुछ भी कर दें। इस तरह का रामदेव बाबा का बयान था। आप सही कहता हूं कि क्या सरकारों को इस बात का एहसास नहीं है? क्या उनको लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखना है? क्या उनको संविधान के बारे में पता नहीं है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया और साफ जिम्मेदारी दे दी स्टेट के ऑफिसरों को, और जो सुप्रीम ऑफिसर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के, पुलिस अधिकारी या कलेक्टर के, अब अगर किसी जगह भी कोई भी समुदाय विशेष के खिलाफ जो है वो गलत बात होती है, गलत बयानी होती है, तो उसका संज्ञान वो खुद ले, प्रशासन खुद ले। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो है वो कोई FIR कराए या ना कराए। अगर वो खुद FIR कराए और उस पर सख्त से सख्त कदम उठाए और संज्ञान ले। अगर किसी ने FIR लॉन्च कराई है तो उस FIR पे भी सख्त कदम उठाए। अब सरकार की भी जिम्मेदारी है। मुस्लिम समुदाय तो एक बात ये भी जानता है कि और जो कर सकता है कर रहा है, उसको जो आगे करना है वो भी करेगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय ये भी जानता है कि ये जो तमाम हरकतें हो रही हैं, जो गलत बयानात हो रहे हैं, ये वोट की राजनीति हो रही है। ये लोगों को, ये चुनावी मुद्दा है। अब जिसको चुनाव का नुकसान और फ़ायदा होना है वो देखे। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं, वो अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टी जिसको कि इसका नुकसान होगा, इस ध्रुवीकरण से नुकसान होगा, उनको ये चाहिए कि वो निकल कर बाहर आए, उनको चाहिए कि वो फैसला लें। और फिर कांग्रेस जो है, जिनके जो सर्वे सर्वा जो सबसे बड़े आला कमान कहिए राहुल गांधी, जब वो हिंदुस्तान में नफ़रत मिटाने की बात कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी जो सरकार है, उनके पार्टी के लोग हैं, वो तो उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उस पर सख्त कदम उठाएं। अब मैं कहता हूँ बहुत ही अफसोस की बात है कि इसमें जो राजस्थान के DGP हैं, क्राइम के ऑफिसर हैं, या ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, उनको इसको एक्शन लेना चाहिए और अब लेना चाहिए। वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? वो क्यों से भागीदारी बन रहे हैं? अगर कोई समुदाय बाहर निकल के आएगा तो फिर इन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी। मुस्लिम ने तो अपनी बात कह दी कि ये गलत है, मुस्लिम ने कह दिया कि ये हो रहा है गलत, इस तरह नहीं है। लेकिन बात सियासी हो रही है। हकीकत में ये है कि जो बाबा रामदेव की आप जो बात कर रहे हैं, वो सब जानते हैं किससे जुड़े हुए हैं। अगर अडानी के बारे में लोग जानते हैं, अडानी का किससे कनेक्शन, किससे ज़्यादा आर्थिक और व्यावसायिक कनेक्शन है, लाभ मिल रहा है, तो बाबा रामदेव के बारे में लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो ये मोनोपोलेटेड गेम है पूरे। उनको पता है कि राजस्थान में आकर, जबकि वो मंच दूसरा था, वहाँ उस मंच पे ये बात कहने वाली बात भी नहीं थी, लेकिन बाबा रामदेव ने सोची समझी रणनीति के तहत और जिस तरह से उनको डायरेक्शन पीछे से मिला,
उस तरह से काम किया गया तो सरकार क्या सो रही है? सरकार को ये पता नहीं है। सरकार को अलर्ट रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्वतः संज्ञान लीजिए और अगर कोई बात वो नहीं करते तो उसके लिए वहाँ के उस स्टेट के उस शहर के जो सुप्रीम ऑफिसर्स हैं वो जिम्मेदार होंगे। तो सरकार को इस बारे में सख्त एक्शन उठाना चाहिए। रही मुस्लिम समुदाय की, उसको जो बेहतर लग रहा है वो कर रही है, क्योंकि ये बेबुनियाद बात ऐसा है ही नहीं। जो बातें उसमें कही गई बाबा रामदेव ने वो निंदनीय है, बेबुनियाद है। इस तरह की कोई बात है ही नहीं। क्रिश्चियन समाज, ईसाई समुदाय के लिए भी की गई है, लेकिन ये जो बात कही गई है वो उसका कहीं ना कहीं लोगों में नफरत और दूरी पैदा करके, ध्रुवीकरण करके सियासी फायदा उठाने की बात है। अब सियासी नुकसान जिसको होगा और जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और जिसके आला काम बड़े लीडर जिस बात की दुहाई देते हुए हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और आगे फिर करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखें और उस पर सख्त कदम उठाएं। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि मुस्लिम वर्ग के साथ साथ क्रिश्चियन समुदाय के लिए भी वहाँ बोला गया और जिस मंच के माध्यम से बोला गया और जिन संत का जिस पार्टी से कनेक्शन है वो सभी को विदित है कि किस तरह का उनका कनेक्शन है। सवाल ये भी उठता है, साथ ही मैं राजस्थान से बाहर जाना चाहूँगा, क्योंकि देश की अगर बात करें, देश में कहीं ना कहीं नफरत जोरों पर है। पिछले दिनों एक यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें राहुल गांधी जी ने कहा लगातार और कहते रहे कि मैं नफरत मिटाने आया हूँ, मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। लेकिन जिस तरह से वो उनका कहना है, क्या लगातार नफरत बढ़ रही है? कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच में खाई बनाने का काम एक पार्टी करने जा रही है लगातार, क्योंकि मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, फोटो भी खिंचवाते नजर आते हैं एक विशेष वर्ग के साथ में, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह का अनाप शनाप बयान भी देते नजर आते हैं। तो क्या ये दो ध्रुवीकरण वाली बात करते हैं और कहीं ना कहीं ये दो तरफा बात करते हैं? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आप समझ रहे हैं और सबके सामने ये बात खुलकर सामने आ गई कि उनका कथनी और करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि उस पार्टी का जो मोटो है, वो उनका जो लक्ष्य है वो उसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जी। और वो अगर ईमानदार हों, चाहे प्रधानमंत्री या कोई भी हो, वो ईमानदार हों वाकई कि भाई ये चीज़ें जो ध्रुवीकरण की होती है, जो नफ़रत की बातें होती हैं, इस तरह की जो बातें दूसरे समुदाय में के नफ़रत फैलाने के लिए की जाती है, वो रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये रुक सकती है, लेकिन ये है कि अब बड़े लीडर कुछ कहें, सुप्रीम कुछ कहें, नीचे के लीडरों को पूरी छूट हो, तो ये तो बिली बिली नूरा कुश्ती है। ये तो एक तरह से पूरी एक प्री प्लान के तहत काम हो रहा है और वो उसके अंदर उनको ये लग रहा है कि हम इसमें कामयाब भी हैं, जबकि इससे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है, देश का जो गरिमा है, देश की जो मान सम्मान है, जो हमारी एक पहचान है, वो पूरी दुनिया के अंदर उस पहचान के अंदर एक कमी आ रही है। हमारी बात का वज़न घट रहा है, दुनिया के सारे मंचों पे घट रहा है। हमें वो देखना चाहिए। और ये अंधभक्ति या जो सरकार की ये एक पूरी प्लान चल रहा है कि जो भी मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के मफाद से जुड़े हुए हैं, उसके विकास से जुड़े हुए हैं, उसके रोज़गार, उसके तरक्की जुड़े हुए हैं, महंगाई जुड़े हुए हैं, उससे किसी तरह से भी ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसे सॉफ्ट मुद्दे तैयार करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम है, सबसे आसान है, मंदिर है, सबसे आसान है, टी शर्ट है, रंग कलर, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, आवाम से फ़ायदा नहीं है। अब आप देखें अडानी का जो मामला है, अडानी का मामला और जिस तरह से करीबन 10 लाख करोड़ रुपए का जो वैल्यूएशन और गिरावट शेयर मार्केट में आई, जो पैसा गिरा वो पब्लिक का गिरा, पब्लिक को नुकसान हुआ। जिन पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने पैसा उसमें लगाया, चाहे वो LIC है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या पंजाब नेशनल बैंक है, या दूसरे बैंक है, आफ्टर ऑल LIC से या बैंकों से आम हिंदुस्तान के नागरिक और जनता ही तो जुड़ी हुई है, उन्हीं का तो पैसा है। अब अगर विपक्ष वो बात कह रहा है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो व्यक्ति जो है वो कुछ टाइम पहले 609 नंबर पे था, उसके बाद में वो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे दुनिया में आ जाता है और उसके बाद में एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आने के बाद में 10 लाख करोड़ रुपया डाउन हो जाता है, तो
उसको तो क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, रिपोर्ट की बात आपने कही। रिपोर्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देश के काफ़ी मीडिया चैनल्स, ऐसा नहीं है कि कुछ मीडिया चैनल्स हो सकता है कि पार्टी के साथ चल रहे हों, लेकिन काफ़ी मीडिया चैनल्स और काफ़ी लोग सवाल उठा रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे थे, अन्य चैनलों के माध्यम से उठा रहे थे। लेकिन आप देखो कि एक विदेशी रिपोर्ट आती है, हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट के आते ही शेयर मार्केट गिर गया। जब देश के लोग, देश के मीडिया चैनल्स देश पे सोशल मीडिया पर लगातार अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर लगातार काफ़ी समय से चर्चाएं, उसके बाद में आप देखिए कि लगातार उसको नकारते हुए जो आज विदेश में किरकिरी जो हुई है, कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र की जो विदेश में किरकिरी हुई है, उसके बाद में ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या पहले जांच नहीं हो सकती थी? देखिए, जब आप जांच कराएगा कौन? बिल्कुल सही। जिसको कराना है, अगर वो खुद ही उसी पे इल्ज़ाम लग रहा है और इल्ज़ाम आप धीरे धीरे साबित करते जा रहे हैं। बिल्कुल। जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, जब वो उनको पंगु बना दिया गया, उनके राइट्स अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया, छीन लिया गया, तो फिर जांच करेगा कौन? सत्य। इसी तरह से मीडिया, जब मीडिया और ख़ास तौर पे जो रेगुलर मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है, जब वो भी बाइस्ड है और वो भी इस चीज़ को उठाना नहीं चाहता है, तो कुल मिलाकर जब सरकार ने अपना पूरा शिकंजा संस्थाओं पर, अब तो जुडिशरी तक के अंदर भी इस तरह की बातें उठने लगी हैं कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं जो है इस तरह का बिहेव या इस तरह के फैसले दे रहा है जो कि सरकार को फेवर करते हैं। तो अब जब इस तरह के हालात आ रहे हैं, तो अब आपका विदेशी कंपनी की रिपोर्ट आई। देखिए, आप कहते हैं कि वो, मतलब एक कितने मजाक की बात है कि आप ये कहते हैं कि साहब ये तो देश पर अटैक कैसा हो गया? जब ये कारोबारी सिस्टम है, एक व्यापारी का है, शेयरों का मामला है, तो देश पे कैसा हो गया? और उससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और शर्म की बात यह है कि उनके जो ऑफिसर हैं अडानी ग्रुप कंपनी के, वो जब अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं तो भारत का तिरंगा झंडे को साथ में रखकर दे रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? और किस बात को छुपाना चाहते हैं राष्ट्रवाद के अंदर? ये तो भाई एक बिजनेस का मामला है। हिंदुस्तान के लोगों ने, नागरिकों ने पैसा उसमें लगाया है, विदेशों से भी पैसा आया है। हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि आम लोगों का जिसमें पैसा इन्वेस्टमेंट है, उसने पैसा लगाया है। अब उसने पैसा कैसे लगा दिया? और अगर अडानी कंपनी के साथ इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उसका नुकसान तो पब्लिक को भुगतना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। अब आज तक जो होता था कि किसी भी मामले में, बोफोर्स के मामले में भी विदेश कंपनी ने ही इल्ज़ाम लगाए थे, पार्लियामेंट में बात आया, JPC का गठन हुआ, जांच इंक्वायरी बैठी। अफसोस की बात यह है कि जब भी अब ये जो पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव आया, हमने जो देखा है अब तक वो ये देखा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो भी अपोजिशन का लीडर या विपक्षी नेता कोई बात कहता है, तो आखिर में जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो बाकायदगी से उनका जवाब देते हैं, यहाँ तक कि लिख कर लेके आते हैं कि फल किसने क्या कहा और किसका जवाब है। यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया, हिंदुस्तान के इतने लोग इन्वॉल्व हैं, पूरे दुनिया की कंपनियाँ उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की साख लगी हुई है, और आप उस मामले में चर्चा कराना, तो जांच कराना तो बहुत दूर, आप अडानी का नाम तक लेना नहीं चाहते। ये क्या है? अरे भाई, आप कहते हैं जांच कराइए। और जो संस्थाएं हैं, जो सेबी है, जो ED है, या जो इनकम टैक्स है, या CBI है, जो छोटे छोटे मामले में, छोटे छोटे आपके विपक्षी नेताओं के मामले में, या जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनको कुछ आप सबक सिखाना चाहते हैं, उनके लिए तो आप उन संस्थाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जहाँ इतना बड़ा इशू हो रहा है वहाँ पर आप खामोश हैं। तो ये खामोशी भी पब्लिक को ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं आपका उनके साथ साठगांठ है। जो राहुल गांधी बात उठा रहे थे उसको आप साबित करते हैं, वरना सीधी सीधी बात है, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और हम भी मानते नहीं हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में, हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के इंटरेस्ट में आपको जांच की बात करनी चाहिए थी। उसमें क्या हर्ज था? JPC की बात करें, चूँकि मेजोरिटी आपकी है, सबसे ज़्यादा आदमी, सबसे ज़्यादा मेंबर आपकी पार्टी के होंगे, तो इससे बचना नहीं चाहिए। और देखिए, आप उस रिपोर्ट को कुछ भी कहें, उसका कुछ भी मूल्यांकन करें, लेकिन अगर वो रिपोर्ट में कहीं सच्चाई नहीं होती
क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो तो खूब समझदार है, वो किसी एक कहने पर नहीं आएगा, उसको लगेगा कि मुझे यहाँ नुकसान हो रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो जब 10 लाख करोड़ रुपए का डाउन हो गया तो इसका मतलब जो हिंडनबर्ग ने जो अपने इश्यूज उठाए, जो मुद्दे उसने उठाए, कहीं ना कहीं पब्लिक ने उस पर भरोसा किया, भरोसा है। और दुनिया की कई बैंकों ने जब आपके बॉन्ड्स को नकार दिया, आपको लोन देने से रिफ्यूज़ कर दिया, आपको अपनी कंपनी से नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, दुनिया के मैक्सिमम अखबारात के अंदर जो है वो क्रिटिसाइज़ हो रहा है, तो ये क्रिटिसाइज़ अडानी के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था पे हो रहा है। हमारी एक साख है, अर्थव्यवस्था की साख है, हमारे जो एक शेयर मार्केट के उसका साख है, उसके अंदर फ़र्क पड़ रहा है। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार का जो है वो उसके साथ सपोर्ट हासिल है, संरक्षण हासिल है। क्योंकि जब जिस तरह का हमने सुना जो पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के नेता खड़गे जी ने या राहुल गांधी ने जो कहा, और श्रीलंका की और ऑस्ट्रेलिया की और इजराइल की और बांग्लादेश की जो घटनाओं का जो उन्होंने ऑथेंटिक रूप में जिक्र किया, उसका खंडन तो हुआ नहीं। तो अब आम पब्लिक तो ये मान रही है कि कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया उसके साथ उनका सपोर्ट है, उनका गठजोड़ है, और उनके लिए वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश की साख पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं एक सवाल है, ये तो अडानी का मामला है, जांच होगी नहीं होगी ये भविष्य के गर्त में, क्योंकि पहले भी जांच जिस तरह से ईडी और सेबी जांच करती रही है, छोटे उद्योगपति पे कार्रवाई होती है। एक पत्रकार का किस्सा भी है, अभी जेल से बाहर आए और उन पर भी एक ईडी की कार्रवाई होती है। ज़्यादा राशि का मामला नहीं था, 5,000 रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और उस पर ईडी ने कार्रवाई की। ये बड़ा हास्यास्पद है, सेठ जी पर कार्रवाई नहीं होती, अडानी जी पर कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मुद्दा एक बड़ा बना हुआ है। लास्ट हमारे दर्शकों को आप एक ऐसा मैसेज दें जो देश में इन दिनों चल रहा है, आपसी सद्भाव घट चुका है, कहीं ना कहीं मनमुटाव बढ़ता नज़र आ रहा है, एक समुदाय विशेष और एक समुदाय के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, वो किस तरह से कम हो? क्योंकि सवाल रहना तो है, कोई यहाँ से छोड़ के जा नहीं सकता, एक संख्या बल है, वो लोग भी यहाँ रहना चाहते हैं, उनका भी आज़ादी, इस देश की आज़ादी में उनका भी बड़ा योगदान था। बिल्कुल इंडिया गेट पे आप बिल्कुल नाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको नकार नहीं सकते हम, ठीक है, उनका भी देश में रहना ज़रूरी है, एक विशेष वर्ग का भी रहना ज़रूरी है, एक समुदाय का भी रहना ज़रूरी। और जिस तरह से बगीचे में सभी फूलों का एक गुलदस्ता जो होता है, सभी फूलों का समाहित होता है और बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह से अभी ये जो इन दिनों घटनाएं हो रही है, हिंसा की घटना हो रही है, हर जगह हिंदू मुस्लिम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जो समझ रहा हूँ या जो मेरी समझ काम करती है वो ये करती है कि ये जो अभी सारा कुछ हो रहा है ये प्री प्लान और सियासी एतबार से फ़ायदा लेने के लिए हो रहा है। बिल्कुल। और उसके अंदर जाने अनजाने में हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग, मेजॉरिटी जो है वो या तो खामोश है, या समझ नहीं पा रही है, या समझना नहीं चाहती है। हमें जो देश के नागरिक को ये सोचना होगा कि जिस तरह की पॉलिसी और जिस तरह से राजनीति हो रही है और समाज के लोगों में आपसी भाईचारे को ख़त्म करके जिस तरह बांटा जा रहा है, हमें आगे आना होगा और हमें आवाज़ उठानी होगी। आपसी भाईचारे को हमें कायम करना होगा, नफ़रत की भाषा बोलने वालों को हमें साइड में करना होगा, और उसके अंदर समाज के हर आदमी को, हर समझदार, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे संगठन हो, विभिन्न संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, या पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, सर्विस क्लास के लोग हैं, उन सबको समाज के बचाव के लिए, मुल्क के संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के हक अधिकार की सुरक्षा के लिए बाहर आना होगा। अदरवाइज़ ये जो एक राजनीति चल रही है और उस राजनीति में उनको ये लग रहा है कि भाई हम तो सत्ता भी हासिल कर रहे हैं, अब सत्ता लोगों को दिग्भ्रमित करके मुद्दों से भटका कर आप हासिल कर रहे हैं। रियल में वो सत्ता नहीं है, और रियल में आप कि इस तरह से सत्ता हासिल करने से लोगों में नफ़रत और दूरी पैदा करके समाज को बांटने से देश का रियल में नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है?
तो हमें ही जागृत होना पड़ेगा। हमें हर समुदाय के लोगों को, और ख़ास तौर पे जो हमारे देखिए ये इस तरह की बात करने वाले सही मानों में मुट्ठी भर लोग हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ माइनॉरिटी से भी बहुत माइनॉरिटी में है। बिल्कुल सही बात है। तो जो अक्सरियत है, और ख़ास तौर पे हमारे जो हम वतन भाई हैं, हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, वो एक समझदार हैं, उन्हीं के सोच और उन्हीं से ये मुल्क चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा जो ताना बाना गंगा जमनी तहजीब और संस्कृत का है, वो दोनों ने आपस में कायम किया हुआ है, उनको आगे आना होगा। और मुस्लिम समुदाय को हिंदू समुदाय के लोगों को मुस्लिम समुदाय में आकर एक सामूहिक रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा, सियासत को परे करना होगा। तभी हम समाज की भी रक्षा कर पाएंगे, देश की रक्षा कर पाएंगे, संविधान की रक्षा कर पाएंगे, और एक देश का उज्जवल भविष्य को हम कायम रख पाएंगे। पूरी दुनिया में जो हमारी साख गिर रही है उसको भी हम रोक पाएंगे। अदरवाइज़ ये है कि ये वैसे भी बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इस तरह की जो मनमानियाँ होती हैं, अभी जो हमने पार्लियामेंट में भी देखा कि बोलने नहीं दिया जाता है, और बोला जाता है तो जो है वो सबूत मांगे जाते हैं, और जो चाहे स्टेटमेंट हटा दें, जबकि पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इतने अधिकार हासिल है कि वो किसी के बारे में कुछ भी वहाँ बहस कर सकता है, बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए भी वहाँ वो संसद में बोल सकता है, क्योंकि वो सही मानों में डेमोक्रेसी, वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और जो उनके मुखिया हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सबके सुने और उन सुनकर उनका प्रॉपर उनको जवाब दें। ये है सच्ची डेमोक्रेसी। अब हमें ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी जो है उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो ह्रास होता जा रहा है, उसमें भी जो है गिरावट आती जा रही है। ये हमारे मुल्क के लिए, भविष्य के लिए ये सही नहीं है। ये थे हमारे साथ तस्नीम मुलाकात में अब्दुल सलाम जौहर। लगातार इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। इसी कड़ी में इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। नमस्कार।